अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जंगी सूरत हाल में आपके साथ एक रोही स्पेशल प्रोग्राम लेकर मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। इस वक्त जहां भारत जंग के इस तनाज़ुर में बहुत सारे टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है और बहुत सारी चीज़ों को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ पानी को भी उसने जंग की सूरत में एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहा है और अल-ऐलान ये कहा है कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे और सिंतास माहिदा जो 1960 में हुआ था उससे मतल कर दिया है और उससे पीछे हट रहा है। इसके क्या असरात हैं, इस पर हम क्या कर सकते हैं, हमें हमारे काश्तकारों को इसके क्या असरात सहना पड़ेंगे, हमारे पास वो क्या ऑप्शन हैं जिनको अडॉप्ट करके हम अपने काश्तकारों को, अपनी ज़राअत को बचा सकते हैं। इन सारे मामलात पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर देखेंगे कि हमारे काश्तकार इसको किस नुक्ता नज़र से देख रहे हैं, हमारे इंजीनियर इसको किस नुक्ता नज़र से देख रहे हैं और हमें क्या तैयारी करनी चाहिए कि हम इस सिंतास की सारी सूरत हाल को, अगर ये इसी तरह बरकरार रहती है तो इससे बचें और फिर अपने वसाइल को बेहतर इस्तेमाल करके आगे बढ़ें। इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर आफ्ताब नज़ीर साहब। आप ज़राई यूनिवर्सिटी के शुबा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से वाबस्ता हैं और नीदरलैंड से इन्होंने PhD की है और PhD भी इसी मौजू पर की है कि ये जो पानी की सूरत हाल है और जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं इनके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। दूसरे मेहमान हमारे एग्रीकल्चर रिपोर्टर और ख़ुद भी काश्तकार रहनुमा हैं, ख़ुद काश्तकार भी हैं, जुनैद अनवर। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपकी इजाज़त से मैं थोड़ा सा सिंतास का आपसे भी जानना चाहता हूँ, लेकिन अपने सुनने वालों को बता दूँ कि सिंतास है क्या, ताकि उनके लिए आगाही हो जाए। और बेशतर लोग तो जानते हैं, काफ़ी सारा ज़ेर बहस है, लेकिन है क्या। पाकिस्तान के अंदर जो मंजरनामा है वो ऐसा है कि यहाँ पर क्योंकि अंग्रेज़ की हुकूमत थी, ये बरे सग़ीर था, तो बरे सग़ीर के अंदर 1909 में ये तय हुआ कि पाकिस्तान और भारत जब ये इकट्ठे मुल्क थे तो बरे सग़ीर के जो पानी के वसाइल हैं इनको बेहतर इस्तेमाल किया जाए। और आपको पता है कि अंग्रेज़ इस हवाले से हिकमत अमली तैयार करने में बड़ा मशहूर हैं और वो अच्छे अंदाज से रिसोर्स को इस्तेमाल करने में बड़े मशहूर हैं। तो ये 1909 से ये कहानी शुरू हुई कि उन्होंने ये सोचा कि हम ये जो बरे सग़ीर के ये मगरबी सिमत है, इसमें जो वाटर रिसोर्स हैं जो ऊपर हिमालय से आते हैं दरिया और वो नीचे हमारे मैदानी इलाकों में आते हैं, इनके पानी को बेहतर अंदाज से इस्तेमाल किया जाए। तो इन्होंने इस पे काम शुरू किया और बड़े अच्छे अंदाज से काम शुरू किया और कुछ बैराजेस पे काम शुरू किया, इन वाटर रिसोर्सेज को अच्छे अंदाज से इस्तेमाल करने का काम शुरू किया। कुछ बैराजेस ऐसे थे जो पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ों ने तामीर कर लिए थे। तो जब ये 1947 में पाकिस्तान बना तो उस वक्त जब ये यूनियन जैक उतारा गया तो अंग्रेज़ यहाँ पर एक मौसर और दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम कायम कर चुका था। ये बड़ी कमाल की बात है कि वो ये सारा कुछ जो है इसमें काफ़ी सारा स्ट्रक्चर बना चुके थे, एक नहरी निज़ाम कायम कर चुके थे और दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम था। जब वो यहाँ से गए तो उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि इस नहरी निज़ाम को इसी तरह चलता रहना चाहिए और ये उनका फ़ख्र था। वो दुनिया में बताते थे कि जी उन्होंने इतना ज़बरदस्त नहरी निज़ाम कायम किया है, तो इसको इस तरह चलाना है, किस तरह चलाना है। तो उन्होंने बड़ा ज़ोर भी दिया पाकिस्तान पर भी, भारत पर भी, कि वो इस नहरी निज़ाम को इसी तरह चलते रहने दें। इस हवाले से जब तक़सीम हिंद हुई तो उनकी ख्वाहिश थी कि दोनों मुल्क जो है एक पानी के फार्मूले पर आ जाएँ और इस नहरी निज़ाम को अपने मुताबिक जो है जिस तरह वो चाहते थे इसी तरह चलते रहना चाहिए। जब पाकिस्तान बना तो पंजाब की जो 23 बड़ी नहरें थी उनमें से 21 पाकिस्तान के हिस्से में आ गई। उस वक्त तो बड़ा अच्छा लगता था कि बड़ी कामयाबी मिली पाकिस्तान को। डॉक्टर साहब, ऐसा फ़ील हुआ कि बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तान को। लेकिन ये है कि बाद में हमें एहसास हुआ कि इन सारे दरियाओं को मंबा, जहाँ ये जो दरिया हमें सैराब कर रहे हैं, इनका मंबा जो है वो भारत के पास है, जहाँ से ये दरिया निकलते हैं और भारत के पास इसका कंट्रोल है कि वो इनको किसी वक्त रोक सकता है, किसी वक्त भी सैलाबी सूरत हाल पैदा कर सकता है। और भारत ने पहले दिन से इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे ही पाकिस्तान बना तो भारत ने दरियाओं में पानी रोकना शुरू कर दिया और पानी रोक दिया। इस पर कमेटी बनी और कमेटी बनने के बाद फिर एक फार्मूला तय हुआ जिसमें पानी छोड़ दिया। उस वक्त इब्तदाई तौर पर भारत ने कहा कि ये गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ है और फिर जो है इस पर मज़ीद बातचीत हुई। 1951 में इस मामले ने कुछ मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर ली और ये नज़र आने लगा कि भारत जो है इन रिसोर्सेज का जो इनके जो मंबे हैं इनको गलत इस्तेमाल करेगा और ये इस्तेमाल बढ़ता जाएगा
और उससे पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो ख़राब होती जाएगी। बड़ी दफ़ा पाकिस्तान का पानी भारत ने रोका, फिर अचानक छोड़ा, उससे सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई। तो ये मसला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गंभीर होता गया। दुनिया भी इसमें इन्वॉल्व थी और बरतानिया भी चाहता था कि कोई ऐसा फार्मूला तय हो कि ये आगे बढ़ें। 1960 में ये वर्ल्ड बैंक की बड़ी काविशें शामिल थी इस माहदे में। ये सिंध तास का माहदा जिसका हम जिक्र करते हैं, तो 1960 में सिंध तास का माहदा, ये आप ऐसे समझें कि वर्ल्ड बैंक इसमें कामयाब हुआ। वो इन दोनों ममालिक से इस माहदे पर दस्तखत करवाने पे कामयाब हो गया कि पाकिस्तान और भारत ने इस सिंध तास माहदे पर दस्तखत कर दिए। तो ये जो सिंध तास का माहदा है, इसका बाकायदा एक सेक्रेटेरिएट बन गया, एक हायरार्की बनाई गई कि किस तरह इस सारे निज़ाम को चलाया जाना है। इसके लिए, इसकी जांच पड़ताल के लिए और लम्हा बलम्हा पानी आने और जाने छोड़े जाने की सारी रिपोर्टिंग के लिए भी एक निज़ाम बनाया गया। दोनों तरफ इंडस वाटर कमिश्नर मुकर्रर किए गए, जिनका मुसलसल रब्ता होना था, एक दूसरे से बातचीत करनी थी, और जो पानी छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा उसकी शेयरिंग भी होनी थी। और फिर ये तय हुआ कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के मशरकी सिमत में बहने वाले दरिया हैं, दरियाए सतलुज, रावी और ब्यास, उनके पानी का हकूक़ जो है मुकम्मल तौर पर हमने भारत के हवाले कर दिया कि हम इनके पानी से सरेंडर करते हैं। और जो सिंध तास है, सिंध तास बुनियादी तौर पर दरियाए सिंध है और उसके साथ बहने वाले दो बड़े दरिया झेलम और चनाब हैं, इनके पानी पर 80% हकूक़ पाकिस्तान को दे दिए गए। और ये तय हुआ कि हम वहाँ से पानी जो है हासिल करके हमारे जो सतलुज, रावी और ब्यास से सैराब होने वाले इलाके हैं और वो जो बंजर हो जाएंगे, उनको दरियाए सिंध, झेलम और चनाब से पानी लेकर इन इलाकों को सैराब किया जाएगा। और ये एक माहदा था। अब अचानक भारत ने इस माहदे से पीछे हटने का फ़ैसला किया है। वैसे तो वो काफ़ी अरसे से, जो पिछली 2022 में इंडस वाटर कमीशन की जो मीटिंग हुई थी, उस वक्त भी उसने इस मसले को उठाया था कि जी इतना तवील अरसा हो गया है तो अभी इस पर मज़ीद बातचीत होनी चाहिए, उसको रिवाइज़ होना चाहिए। तो भारत जो है बाय डिज़ाइन इस तरफ चल रहा था। और ये जो हमें पहलगाम का वाक़या नज़र आता है, ये भी इसी डिज़ाइन की तकमील की तरफ एक कदम नज़र आता है कि उसको आड़ लेकर, उसकी आड़ बनाकर भारत ने सिंध तास माहदे को मुअत्तल किया है। सिंध तास माहदे में हुआ क्या, ये मैं आपको आगे बताता रहूँगा हुआ क्या, लेकिन फ़िल वक्त ये सूरत हाल है कि सिंध तास माहदे को मुअत्तल करने का, डॉक्टर साहब मैंने ज़रा कुछ थोड़ी सी तवील गुफ्तगू कर ली, अभी बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन ये है कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर ये वाकई इसी तरह मुअत्तली रहती है, तो क्या आप समझते हैं कि भारत के पास इतने वसाइल हैं और इतनी कैपेबिलिटी है कि वो दरिया सिंध और चनाब और झेलम का पानी रोक लेगा? बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपने इनवाइट किया मुझे और आपने बहुत अच्छा बैकग्राउंड भी दिया। तो बिल्कुल इसमें जो चीज़ें हैं आजकल बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही हैं, लम्हा बलम्हा चेंज हो रही हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की जो पोजीशन है और हमारे जो दरियाओं का फ़्लो है उसको सामने रखें तो इंडिया के पास एक एज है, एक पॉजिटिव है कि वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं किसी हद तक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बाई डिज़ाइन हुआ कि उस वक्त भी गुरदासपुर का इलाका जो है भारत को दे दिया गया, कश्मीर से हम जो है उनको रास्ता दे दिया गया कश्मीर का, और इत्तेफाक से ये सारे दरिया उधर से आ रहे थे उसी रास्ते से, तो उनके पास ये कंट्रोल आ गया। जी बिल्कुल, दरिया सिंध थोड़ा सा मुख्तलिफ है इससे। दरिया सिंध चूँकि वो तिब्बत से आता है, लद्दाख से गुजर के, और उसकी जो ओवरऑल फ्लो का रास्ता है वो इस तरह से है कि इंडिया वहाँ पर कोई बहुत बड़ा कंट्रोल नहीं कर सकता। थोड़े टाइम के लिए रोक सकता है, थोड़े टाइम के लिए हमारी परेशानी खड़ी कर सकता है, लेकिन दरिया सिंध जो है खुशकिस्मती से जो है इंडिया के उस तरह कंट्रोल में नहीं है। लेकिन चूँकि पानी जो है उसके क्राइसिस पूरी दुनिया में स्टार्ट हो गया है और पानी जो फ्रेश पानी है उसकी अवेलेबिलिटी जो है कम हो रही है दिन ब दिन, तो एक कतरा इंपॉर्टेंट है, एक कतरा अहम है। और उस तनाजुर में देखा जाए तो इंडिया ने ये बहुत बड़ी मूव ली है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये उनका प्री प्लान था, और जो भी इसको जोड़ा जा रहा है उस दहशतगर्दी के वाक़े से, ये उनका प्री प्लान था। और उसमें उन्होंने जो चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं, तो शायद ये कोई एक महीने में या कोई एक साल में चीज़ें उस तरह डेवलप ना हों, लेकिन जिस तरफ वो जा रहे हैं कुछ अर्सों में जो है इन दरियाओं का जो मुकम्मल कंट्रोल वो हासिल कर लेंगे। अच्छा, जिसमें चनाब और सतलुज देखना है ना कि हम उसे कबूल करते हैं नहीं करते, लेकिन ना जी अगर वो हमने इस सिंध तास माहदे के बदले में अपने 3 दरियाओं का पानी सरेंडर किया है, अगर ये मुअत्तल होता है तो फिर उन 3 दरियाओं का पानी बहाल होना चाहिए ना असूली तौर पर। तो जी बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान अब रिवाइज़ हो रही हैं चीज़ें, तो फिर पाकिस्तान
उन दरियाओं के राइट्स भी क्लेम करें, क्योंकि पानी का जो इंटरनेशनल कानून है वो ये कहता है कि अगर कोई नए ममालिक बनते हैं, कोई नए बॉर्डर बनते हैं, तो पानी का रास्ता नहीं रोका जाएगा, क्योंकि पानी एक बुनियादी इंसानी हक है। अच्छा, ये एक बुनियादी असूल है कि जो है पानी का रास्ता नहीं जी रोका जी जाएगा। और बिल्कुल, निचली- इसके लिए जो है दुनिया भर में ट्रीटीज मौजूद हैं। जुनैद, आप ये बताइएगा, आप काश्तकारों से वेल इन टच है, तो काश्तकारों का क्या रद्द-ए-अमल आया इस सारी सूरत हाल पे? भारत ने ये जो हमला किया है, आबी हमला किया है, क्या महसूस हो रहा है? बिल्कुल, इसमें खैर सब ये है कि आबी हमला जो है वो एक जंग की तौर पर टूल लिया जाता है कि पानी रोकना, आबादी पर हमला करना, इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाना। तो ये तीन एक ऐसी मुकद्दस चीज़ें होती हैं कि अगर इन पर कोई भी हमलावर किया जाए तो उसके ऊपर जंग तस्वर की जाती है, और उसने तीनों वायलेशन की हैं और रात के अंधेरे में वायलेशन की है। अब जो सिंध तास मुआहदा है कि ये वन साइडेड उसने जो इसको मुअत्तल किया है, या इससे वो राह फ़रार अख्तियार की है, तो आलमी दुनिया पर जहाँ उसकी जग हसाई हो रही है, तो वहाँ जो इससे जो मुतासिर जो उसने कोशिश की है कि हमारी जो ज़रख़ेज़ मिट्टी है उसको वो किसी तरीके से नुकसान करे। जुनैद अनवर, अभी हम इस पर मज़ीद बात करते हैं और देखते हैं कि ये जो काश्तकार हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल है, वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक ले लें। ब्रेक भी ज़रूरी है। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, अहम मौज़ू है, आपको मज़ीद बताएँगे कि मामलात क्या हैं, किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सिंध तास मुआहदे पर। भारत ने ये पानी का जो हथियार इस्तेमाल किया है जंगी हिकमत अमली के तहत, इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, ये हमारा मौजूद है। मेहमान हमारे साथ मौजूद है। जुनैद अनवर, आपके पास मैं एक सवाल छोड़ के गया था कि काश्तकार, उनको पता लग गया होगा कि जी भारत ने पानी रोकने का ऐलान किया है, वो कहेगा जी हम अब मज़ीद पानी नहीं देंगे, तो वो उनकी क्या फीलिंग है, गुस्सा है, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, खैर साहब, इस पर यह है कि हमारा जो काश्तकार है वो तो हमेशा से एक स्ट्रेस में काम कर रहा होता है, मतलब कोई ना कोई उसके साथ मज़ामत उसके सामने रहती है। मगर यह पहली बार देखने में आया है कि हमारा काश्तकार फ़िलहाल इस चीज़ को भूल गया है कि उसे पानी मिलता है या नहीं मिलता। फ़िलहाल वो इसके लिए तैयार है कि हमें किसी तरह जो है वो बॉर्डर पर लेकर जाया जाए। अच्छा। इस टाइम ये सूरत हाल है कि हमने जो काश्तकारों से, किसानों से बात की, अभी अक्सर इलाकों में गंदम कटाई के लिए या अमल जारी है या अभी बाकी है, या कपास की बिजाई का अमल जारी है। तो वो यहाँ तक कहते हैं कि हम जो है अपना इस अमल को रोकते हैं और हमें फ़िलहाल जंग की कैफियत है, कटाई भी रोकते हैं, हमें बॉर्डर पर जंग पे फोकस करना चाहिए कि दाने बाद में आके इकट्ठे कर लेंगे, अभी हमें जंग पर जाना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और ये भी है कि बाज़ काश्तकार कहते हैं कि भारत ने पानी रोका है और उसके बाद यकीनी तौर पर भारत से जहाँ एयर स्पेस बंद हुई है वहाँ पर ट्रेड भी रुका है। अब भारत अपना आलू कहाँ बेचेगा, भारत अपना टमाटर कहाँ बेचेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो। अच्छा, कमाल ये है उससे कि भारत की तरफ से हमें धमकी दी जा रही है कि हम आपका खाना बंद कर देंगे। भाई, उन्हें समझना चाहिए हमारे पास तो इतनी वाफर गंदम है कि इस वक्त खरीदने वाला कोई नहीं। खरीदने वाला हमारी 10 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। हमारी जो गंदम, शायद दुनिया में कोई ऐसा मुल्क हो कि जहाँ जानवर गंदम खाते हो, इसमें हमारी गंदम जो है जानवर खाते हैं, ये कंडीशन है। भारत जो है वो आज सर मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा कि मुल्तान का जो सी पोर्ट है वो उन्होंने फ़तह कर लिया है। अब उनको कहीं ये नज़र नहीं आता कि मुल्तान के अंदर जो है 20 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, 30 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, मार्केट में 20 रुपए, मतलब अब घर आप 20 रुपए में टमाटर लेके जा सकते हैं, अपने गली से ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे अगर इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन के लिए, देखने वालों के लिए पाकिस्तान के नहरी निज़ाम को ऐसे मुख्तसरन बता दूँ, फिर हम इस पर बात करते हैं कि है क्या। नाज़रीन, हमारे पास ना बड़े जो दरिया हम शुमार करते हैं वो 5 हैं, और फिर कुछ जो है जो अगर हम मज़ीद इनमें कुछ शामिल कर लें तो एक दरिया काबुल है, वो भी एक बड़ा दरिया है जो पाकिस्तान को सैराब करने में मदद देता है। एक दरिया दश्त है, वो भी मदद करता है। सोहान है, वो भी मदद करता है। लेकिन हम जब जिक्र करते हैं आपाशी के निज़ाम का तो इन बड़े दरियाओं को देखते हैं। हमारे पास दरिया सिंध है जो अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि तिब्बत से शुरू होता है, फिर लद्दाख के इलाकों से, मकबूजा कश्मीर के इलाकों से गुजरता हुआ स्कर्दू के पास जो है पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है। हम जो दियामीर भाषा डैम बनाने जा रहे हैं वो इसी दरिया पर बनाने जा रहे हैं। जो दियामीर का इलाका है वहाँ पर जो है इसको तामीर करने का काम जारी है। तो इसके अभी जो दस्तयाब सूरत हाल है, इस दरिया, ये जब दरिया आगे आता है तो हरीपुर के मकाम पर हमने इस पर तरबेला डैम तामीर किया है जो पाकिस्तान का एक बड़ा आबी ज़ख़ीरा है। आगे इसी डैम पर, इसी दरिया पर हमने गाज़ी बरोथा कायम किया है। ये रन ऑन रिवर है, इससे हम ज़ख़ीरा नहीं करते बल्कि यहाँ से बिजली प्रोड्यूस करते हैं और फिर ये आगे आ जाते हैं। आगे फिर इस पर बैराजेज़ हैं और ज़ख़ीरा कोई नहीं है। छोटा सा ज़ख़ीरा एक चश्मा बैराज की झीलें हैं, लेकिन बाकी ज़ख़ीरा कोई नहीं है। आगे जना बैराज है, जना बैराज है, आगे चश्मा बैराज है, चश्मा बैराज के आगे तौसा बैराज है, फिर उसके बाद गुद्दू है, सखर है और कोटरी है। ये हमारा निज़ाम है जो इसको नीचे लेकर जाता है। इस तरह दरिया झेलम ये भी मकबूजा कश्मीर के इलाके से पाकिस्तान में दाखिल होता है और इस पर हमने मंगला डैम तामीर की है।
ये भी ये दो तरबेला और मंगला, ये दोनों डैम जो है सिंध तास माहदे के तहत तामीर हुए हैं। मंगला डैम तामीर किया है इसने, इसके ऊपर हमने, और आगे इस पर एक रसूल बैराज है, और फिर ये जो है आके चिनाब में शामिल हो जाता है। इसकी मगरबी सिमत एक बड़ा दरिया है काबुल। काबुल चित्राल में अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है, कुछ किलोमीटर जो है ये चित्राल के इलाके में पाकिस्तान के अंदर बहता है और फिर दोबारा अफ़गानिस्तान चला जाता है। आप देखें बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है अल्लाह का कि देखें, हम कोई भी मुल्क ये जो दावा करता है कि हम पानी रोक लेंगे, उसको ये दरियाए काबुल के सिस्टम को समझना चाहिए। ये पाकिस्तान में चित्राल में दाखिल होता है, फिर वापस चला जाता है अफ़गानिस्तान, फिर दोबारा ये पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है, और इस पर हमने एक ज़ख़ीरा जो है वारसक के नाम से बनाया हुआ है, जो बैराज भी है और वारसक डैम यहाँ पर मौजूद है, और ये फिर जो है आगे अटक के मकाम पर आके दरियाए सिंध में शामिल होते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास दरियाए चिनाब है। चिनाब का पानी भी हमें 100% मिलना चाहिए। आप इसको अंडरस्टैंड करें कि जिन दरियाओं पर हमारा हक़ है, हमने वहाँ बैराजेस कायम किए हैं और उनको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। दरियाए चिनाब जब पाकिस्तान में दाखिल होता है तो पहला बैराज जो है मराला आता है, जहाँ से हम गेज का एस्टिमेट करते हैं कि भारत हमें कितना पानी दे रहा है। मराला के बाद खानकी है, फिर कादराबाद है, फिर त्रिमू है, और त्रिमू के बाद पंजरद है, और पंजरद के बाद ये दरियाए सिंध में शामिल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो दरियाए रावी है। दरियाए रावी पर बलोकी और सदनाई जो है ये हमारे पास 2 बैराज हैं, जिनको हम यहाँ से नहरें निकाल के हमने अपने इलाकों को सराब किया है। और उसके बाद दरियाए सतलुज है। दरियाए सतलुज गंडापुर के इलाके से, गंडापुर सिंह के इलाके से पाकिस्तान में दाखिल होता है। ये निज़ाम है जिसके ज़रिए फिर हम अपने ज़ेरी इलाके जो सतलुज, ब्यास और रावी महरूम हो गए थे पानी से, उनको सराब करने का निज़ाम है। अब अगर भारत ये सब कुछ करना चाहता है तो ये तो पूरे निज़ाम को उलट देने वाली बात है। और इस पर ये जो सिंध तास माहदे के तहत तामीरात हुई थी, सिर्फ वर्ल्ड बैंक गारंटर नहीं था, वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए थे, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और बरतानिया ने भी इसमें फंडिंग की थी, और उस वक्त भी ये डिले करता करता इतना खींच गया कि बहुत सारी तामीरात जो है वो ताख़ीर का शिकार हुई। तो अब ये तो सारा निज़ाम उलट जाएगा, तो दुनिया इसको खामोशी से बर्दाश्त कर लेगी। जी, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर से, आपने बड़ा अच्छा बैकग्राउंड दिया और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने बताई। तो यकीनन ये चीज़ें जो हैं नेचुरली जो आप जिस तरह बता रहे हैं वो सपोर्ट नहीं करती जो भारत कर रहा है इस चीज़ को, और यकीनन इसमें एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो आएगी पूरी दुनिया की तरफ से। लेकिन मैं समझता हूँ इसके साथ साथ हमें अपने आप को भी तैयार करना चाहिए, और हमारा भी एक फैक्ट है, हम पैदा हुए सुन रहे हैं कि भारत हमारा दुश्मन है, वो अक्सर जो है इस तरह के एडवेंचर करता है, इस तरह की दरअंदाजियाँ करता है, तो हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि 70s के बाद जब ये 2 बड़े रिजर्वायर बने थे, तो डिसाइड ये हुआ था कि पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई आबादी है, उसकी जो बढ़ती हुई ज़रूरियात के लिए हम हर 10 साल में एक बड़ा रिजर्वायर बनाएंगे। उसके बाद यह हालात कुछ ऐसे रहे कि कुछ ऐसी रिजर्वायर बन नहीं सका। तो मेरे ख्याल में हमें अपने आप को भारत की तरफ से ये तवक्को रखते हुए कि उसने फ्यूचर में भी ऐसे ही करना है, और चीज़ें शायद एक वक्त के बाद हमारे कंट्रोल में ना रहें उस तरह से, तो हमें अपने पानी को बड़ा समझ के साथ स्टोर करना चाहिए, और इस रिसोर्सेज को हमें मैनेज करना चाहिए, उस हिसाब से मैनेज करना चाहिए। अच्छा, ये जो रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, इस पर अभी मज़ीद बात करते हैं। मैं ज़रा जुनैद अनवर साहब को शामिल कर लूँ। जुनैद साहब, ये बताइएगा कि जो काश्तकार हैं, अब ये भारत कह रहा है कि जी हम डैम शैम बना देंगे और पानी रोक देंगे, तो काश्तकार क्या कह रहे हैं कि भाई इन डैमों को उड़ा दिया जाए, क्या क्या किया जाए, या खामोशी से बर्दाश्त किया जाए? क्योंकि वो तो जंग जो बॉर्डर पर हो रही है वो तो हो रही है, ये एक और जंग हो रही है ना जी पानी पर, तो इस पर क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ खैर साहब, ये जो वार एक बॉर्डर पे वार है वो शायद इतनी सख्त नहीं है, और जो माशी जंग है वो ज़्यादा सख्ती है, क्योंकि पाकिस्तान, हमारी जो 70% आबादी है वो एग्रीकल्चर से बेस्ड है, और जिस तरह के पानी रोकना, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क का पानी रोकना जो बेस ही एग्रीकल्चर पे करता हो, वो मेरे ख्याल से वर्ल्ड वार 3 की एक अहमियत रखता है पाकिस्तान के लिए। और उसके साथ साथ जैसा आपने बताया कि दरियाओं को रोकना कोई आसान काम नहीं होता है, बड़ा मुश्किल काम है। कुदरत से जो है वो एक टक्कर लेना इसके मुतरादिफ होता है, और भारत के पास अभी कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है कि वो फिलफौर जो है इन दरियाओं को रोक दे। उसने गीदर भक्ति की है, उसने एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की है, जिससे पाकिस्तानी अवाम हो, काश्तकार हो, हमारी अफवाज हो, हमारी सरकार हो, उन सब ने इसको रद्द किया है, और इसको एक सख्त गिर जो है वो जवाब दिया उसका। अभी तो फ़िलहाल ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आती, क्योंकि काश्तकार जो है वो भी इसका इल्म रखता है कि पानी को अभी नहीं मोड़ा जा सकता। हाँ, आइंदा कुछ सालों में, कोई 10 साल में, 20 साल में शायद भारत को अगर वो वहाँ पर डैम शैम बनाने की कोशिश करे, दरिया का रुख मोड़े, तो हमारे पास तो ये भी ऑप्शन है ना कि हम उन्हें उड़ा दें। ऐसे ही अगर देखें ना, ये जंग है ना, हाँ। खुली जंग है। अगर आप दुनिया के जो कवानीन हैं
और उनको वायलेट करते हैं और आप कहें कि जी हम फ़लाँ मुल्क का पानी, इस तरह तो फिर जो मुल्क उठेगा, चाइना भी बंद कर देगा पाकिस्तान की तरफ आने वाले दरिया, इंडिया से जो गुजर के आते हैं इंडिया का पानी बंद कर देगा। अब मिस्र जैसा दरिया जो 7-8 मुल्कों से गुजरता है, वहाँ अगर पहला मुल्क कहे कि जी मैं तो आगे पानी नहीं जाने देता, तो सारा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। तो फिर अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो तो हमारे काश्तकार ये कहते हैं कि भाई इनको उड़ा दें फिर। बिल्कुल यकीनी तौर पर अब तो वो वार वाली कैफियत है, अगर वो आबादी के अंदर जो अच्छा, उसने हमारे नीलम झेलम प्रोजेक्ट पर अटैक भी किया है, आप ये देखिए, जवाब दे दिया, मुतासिर करने की कोशिश की है, मगर उस तरीके से कामयाब नहीं हो सका। तो अगर वो हमारे उस पर करता है तो जो हमारा हक है वो उसके ऊपर तो मिसाइल वैसे भी जायज़ है। एक वक्फा ले लूँ फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सिंध तास मुआहदे पर और भारत ने जो आबी दहशतगर्दी की है इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि जो नीलम झेलम पर हमला किया है, तो इस सिंध तास निज़ाम पर मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए भारत ने भी 3 प्रोजेक्ट्स बनाए जो काबिल ज़िक्र हैं। ख़ास तौर पे सलाल है, किशन गंगा है और बगलियार है। तो इन तीनों पर भी हमने बड़ा एतराज़ किया और वर्ल्ड बैंक तक और आदमी अदालतों तक इस मामले की लड़ाई गई और फिर जाके कुछ सेटलमेंट हुई। तो अब तो हमें जवाब दे दिया है नीलम झेलम पर हमला करके कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो अगर भारत कोई मुतराज़ा स्ट्रक्चर बनाता है तो फिर हम उसे भी उड़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ हम इसको दोबारा से इस इशू को उठाएं। ये एक अच्छा मौका मिले हमें इस शक्ल में कि हम जो चीज़ें हमारे अगेंस्ट जा रही हैं, जो मुआहदे में उस वक्त चीज़ें जो हैं वो ओवरलुक हो गई थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गई थी, हम उनको दोबारा से शामिल करवाएं। क्योंकि जो पानी है वो एक बुनियादी हक़ है, जैसे मैंने पहले बताया। तो एक अच्छा मौका है कि हमें अब इस हवाले से हम जो भी अपने इक़दाम कर सकते हैं। पहले तो हमारी ये ख्वाहिश होगी ना कि सिंध तास मुआहदा जिसके हम सिग्नेटरी हैं, इस पर हमने दस्तखत किए हैं, हम अपने वादे पर कायम हैं और भारत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर सिंध तास मुआहदे पर जो मतली का फ़ैसला है इसको वापस ले और पानी पर जो है वो इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए। कि ये देखें ना, अगर आज कहीं प्रोडक्शन होती है, ज़रूरी पैदावार होती है, तो वो दुनिया के लिए हेल्पफुल है। ये हम ज़रूरी पैदावार को अब आइसोलेट होकर नहीं देख सकते कि ये भारत की पैदावार है, ये पाकिस्तान की पैदावार है, बल्कि ये सारी पैदावार जो है दुनिया में जाके इस्तेमाल होनी है और खुराक का मसला जो है वो अब आलमी मसला बनता जा रहा है। ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं ये भी इसको एस्केलेट बनाने का सबब बने हैं कि भारत को फ़िक्रमंद हुआ हो भारत के ये क्लाइमेटिक चेंजेस है, या वो बाय डिज़ाइन सिर्फ ये कर रहा है? इसके असरात क्या मुरतब हो? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरे ख्याल में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा थ्रेट है पूरी दुनिया के लिए और ख़ासकर पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए, जिनकी लोकेशन ऐसी है कि उनके नॉर्थ में बड़े बड़े माउंटेन्स हैं जहाँ से बड़े बड़े ग्लेशियर्स मेल्ट होकर उनके रिवर्स में पानी दे रहे हैं। तो ये एक इसके कई तरह से असरात हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहला असर ये होगा कि जब ग्लेशियर ज़्यादा तेज़ से पिघलेंगे तो हमारे रिवर्स में पानी ज़्यादा अवेलेबल होगा, जो कि फ्लडिंग क्रिएट करेगा। और ये इस तरह की जो सिचुएशन है कुछ अर्सा जारी रहेगी। उसके बाद जब ग्लेशियर्स मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो जाएंगे, जो कि साइंटिस्ट कह रहे हैं, जो कि मेरा अपना काम भी था PhD में, जब ग्लेशियर्स का कंट्रीब्यूशन ख़त्म हो जाएगा दरियाओं में, तो फिर यहाँ पर कहत साली की जो कंडीशन है वो पैदा हो जाएगी। उसके लिए तैयारी करनी चाहिए हमें। उसके लिए हमें अपना आपको तैयार करना चाहिए और उसके लिए सबसे जो बेस्ट मेरे ख्याल में बीइंग एन इंजीनियर मेरी अपनी राय है कि हमें जो रिजर्वायर्स हैं वो बनाने चाहिए। अब देखिए, आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे रिवर नाइल की, तो मिस्र के पास जो है 1000 दिनों का स्टोरेज है पानी का। इस तरह अमेरिका के पास 900 डेज़ की स्टोरेज है, इंडिया के पास 220 डेज़ की स्टोरेज है और पाकिस्तान के पास 23 दिन की स्टोरेज है। अच्छा, मैं आपको यहाँ बताता भी चलूँ अपने नाज़रीन के लिए भी कि पाकिस्तान के पास जो पानी है वो ज़ख़ीरा करने के लिए 140 मिलियन एकड़ फीट पानी है जिसको हम ज़ख़ीरा कर सकते हैं, लेकिन हम 13 मिलियन एकड़ फीट पानी ज़ख़ीरा कर सकते हैं जो सलाहियत है, और उसके बाद जो बाकी पानी है उसे हम समंदर में फेंकने पर मजबूर हैं। और इसमें जो सारा पानी भी शामिल है। हम इसको देखते हैं कि वो सिंध और पंजाब के तनाज़ुर में असल में जब पानी का बहाव बढ़ता है, जब बहुत ज़्यादा पानी आता है, उस वक्त तो हमारे पास ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश नहीं होती, उसे हमें फेंकना पड़ता है सारा। और फिर जो है ये जो ज़ख़ीरे हैं ये भी पीछे रह जाते हैं। जब मैदानी इलाकों में सब्सिडरी शामिल होती हैं बड़े दरियाओं में, तो वो सारा पानी ज़ख़ीरा नहीं कर सकते, आगे भेजते हैं। अच्छा जुनैद, ये डॉक्टर साहब अभी जिक्र कर रहे हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेस हैं और उसके असरात भी मुरतब हो रहे हैं और ऊपर से पानी बंद करने की धमकियाँ भी हैं।
तो काश्तकार इस तनाजुर में क्या देख रहे हैं? मौसमियाती तब्दीलियाँ इससे खौफज़दा हैं? मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान की रियासत की तरफ, हुकूमत की तरफ देख के क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें इस सारी सूरत हाल से बचाए, या ख़ुद कोई अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं? क्या नज़र आ रहा है? बिल्कुल वही साहब, इसके अंदर ये है कि क्लाइमेट चेंज का जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है वो भी काश्तकार हो रहा है। वो इस सूरत में हो रहा है कि आप देखते होंगे कि पहले कपास के वजह से बात करें, कपास का सीज़न है तो एक अर्ली काश्त का कहा जाता था, और एक सीजनल काश्त होती थी, और एक अगेती और एक पछेती लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। अब जो अगेती का जो अर्ली काश्त थी उसको सीज़न के हिसाब से, वेदर चेंज के हिसाब से बेहतरीन करार दिया जा रहा है, नॉट ए सीजनल कास्ट। उसकी वजह ये है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से है। अभी हमारी गंदम भी अभी आई है, वो भी मौसमियाती तब्दीली का उसके ऊपर भी बड़ा असर हुआ है कि इस बार जो गंदम है, बेशतर गंदम का दाना जो है वो पिचका हुआ है। पिचका हुआ इसलिए है क्योंकि बारिशें नहीं हुई उस तरीके से, उसके ऊपर वो गंदम का दाना फूला नहीं, जिसके बायस ये सूरत हाल हुई है। और अब जहाँ तक पानी की बात की जा रही है कि इस वक्त जो नहरें हैं वो हमारी बेशतर नहरें या तो उनके अंदर पानी का लेवल बहुत कम है, या उनको रोका हुआ है, या खुश्क है। उसकी वजह ये है कि बारिशें ना होने की वजह से ग्लेशियर्स जो है वो नहीं पिघले और वो पानी मौजूद नहीं है। जहाँ हफ्तावार जिन नहरों में पानी आ रहा था वहाँ 15 रोज़ पर चला गया पानी के, जो 2 हफ्तों बाद आपको एक दफ़ा पानी मिलेगा, जब आपको वीकली पानी मिलता था, और उसकी भी मिकदार जो है वो कम है, जिसके बाद जो है वो काश्तकार को ट्यूबवेल चलाना पड़ता है या उसी पानी पर गुजारा करना पड़ता है। तो यकीनी तौर पर उसकी जो फसल है उससे मुतासर होगी। तो क्लाइमेट एक जहाँ पर एक क्लाइमेट का सबसे ज़्यादा जो मुतासर है वो इस वक्त जो है वो काश्तकार ही नज़र आता है। ये हमारे जो सरहदी इलाकों पर दोनों तरफ जो है बड़ी मकदार में, बड़ी तादाद में ज़राअत होती है, और अब पंजाब को आप देख लें, पंजाब के इस सिमत भी उस सिमत भी सारी काश्त होती है, बल्कि वो जो 0 पॉइंट के एरियाज़ हैं उनमें भी हम जाके ज़राअत और काश्तकारी करते हैं, और उधर से भी होती है। तो ये जो बॉर्डर की टेंशन है और ये जो पानी की सूरत हाल है, ये टेंशन हमारे काश्तकारों तक भी प्रिवेल कर सकती है। दोनों तरफ अभी तो बड़ी हार्मनी सी महसूस होती है कि दोनों तरफ जो है वो अच्छे अंदाज से काश्तकारी भी करते हैं, एक दूसरे से शराब मशरब भी हो रहे होते हैं, एक दूसरे से सीख भी रहे होते हैं। तो ये टेंशन उधर भी प्रिवेल कर जाएगी। जी, मैं अगर आप मुझे अलाउ करें, एक पॉइंट मैं आपके पिछले क्वेश्चन पे ऐड करना चाह रहा हूँ। वो मेरे जहन में है, वो ये है कि पाकिस्तान का जो आप बताया था कि 140 मिलियन पानी है साल का, उसमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कोई 70% 80% फ़्लो करता है गर्मियों के महीनों में, और उन दिन हमारे फसलों के रिजर्वायर नहीं होता तो फ्लड्स आते हैं, बाकी फिर हम ड्राउट। बाकी ये जो पॉइंट है जी बिल्कुल इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है। और अगर आप देखें पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी साइड का पंजाब है वो उसमें कुछ एरियाज बंजर हो चुके हैं पहले से ही। तो जब ये टेंशन बढ़ेगी और पाकिस्तान भी इसको काउंटर करता है कोई वॉर स्ट्रेटजी के थ्रू, तो देन दोनों तरफ के जो काश्तकार हैं वो सफ़र करेंगे। मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपकी बात से। इसका मौजूदा तनाजुर में हल क्या है? मतलब या दोनों मिल इकट्ठे बैठें, पानी के मसाइल हल करने की कोशिश करें, एक ये सूरत हो सकती है। दूसरा ये है कि हम अपने ज़राए पर इन्हसार करें, अपने रिसोर्सेज को दोबारा असेस करें और उनकी बेहतर यूटिलाइजेशन की तरफ जाएं। क्या आपकी नज़र में क्या हल हो सकता है भारत को? अगर क्लाइमेटिक चेंजेस भी मद्देनज़र रखें तो भारत को मेरे ख्याल में होश के नाखून लेने चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है, इस तरह टेंशन बढ़ेगी और अल्टीमेटली जो है दोनों तरफ की आबादी सफ़र करेगी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। दूसरी चीज़ ये है कि हमें पाकिस्तान को खुद से जो इसकी तैयारी करनी चाहिए, हमें अपनी जो रिजर्वायर्स हैं वो बढ़ाने चाहिए, पानी की स्टोरेज बढ़ानी चाहिए। और ये देखते हुए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जब पानी के रिजर्वायर या रिसोर्सेज कम होंगे फ्यूचर में, तो हम अपने पानी की स्टोरेज को बढ़ाएँ, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें, पानी को खेतों में अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, जो लॉसेस होते हैं पानी के उनको मिनिमाइज़ करें, जो समंदर में फेंक के ज़ाया करते हैं उसको हम मिनिमाइज़ करें। इस तरह से अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार करें। अच्छा जुनैद, आपकी तरफ आने से पहले एक सवाल मैं डॉक्टर साहब से मज़ीद कर लूँ। वो ये है कि अभी ये जो पानी की कमी है, किल्लत है, और भारत की तरफ से जो धमकियाँ हैं पानी बंद करने की, तो हमारा जो काश्तकार है वो फिर फितरत की तरफ देख रहा है, कुदरत की तरफ देख रहा है कि भाई अल्लाह ताला मेहरबानी करे, बारिशें ज़्यादा हों तो शायद उससे कोई निज़ाम बेहतर हो जाए, और उससे ज़ाहिर है भारत से तो इतनी तवक्को नहीं की जा सकती, और अगर हम भी अपने स्ट्रक्चर को ठीक करना चाहें तो बरसा बरस लगेंगे। तो क्या जो ये मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं ये हमें पानी की फरावानी में सपोर्ट करती नज़र आ रही हैं? क्योंकि हमें तो अभी क्लाइमेटिक चेंजेस के जो एक्सपर्ट हैं वो यही बता रहे हैं कि हो सकता है बारिशें बहुत ज़्यादा हों, हो सकता है ड्राउट हो। तो अगर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो किसी हद तक हम इसको कैटर कर लेंगे। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात यह है कि बारिशें वाकई ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन वो होंगी एक्सट्रीम रेनफॉल्स,
जिनके लिए हम तैयार नहीं हैं। अर्बन फ्लडिंग्स आएगी, वो बारिशें हमारे लिए ज़हमत बनेंगी, नंबर 1। अच्छा, नंबर मतलब 2, उनके पानी को हम यूटिलाइजेशन जी अगर वो बिल्कुल, उसमें नहीं है। नंबर 2 वो ऐसे टाइम पे हो सकते हैं जब हमें पानी की ज़रूरत ना हो, जो हमारा क्रॉपिंग सिस्टम है वो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट ना कर सके। तो इसके अलावा वाटर खुद एक ज़्यादा रेनफॉल्स जो हैं वो एक ज़हमत, एक क्लैमिटी की शक्ल में हमें जो है डिस्टर्ब कर सकती हैं। ये इस वक्त हमारी कपास जो है वो काश्त के मरले पर है। कुछ लोग काश्त कर चुके हैं, कुछ काश्त कर रहे हैं, बड़ा सेंसिटिव ये पीरियड है, तो पानी की अशद ज़रूरत है इस वक्त। तो ये जो अभी भारत ने चिनाब और झेलम की सूरत हाल पैदा की है अचानक ही ना, कि चिनाब का पानी रोक लिया, फिर वो एकदम छोड़ देता है, और झेलम का पानी रोक के फिर एकदम छोड़ देता है, इसके असरात भी को मुरतब नज़र होते आ रहे हैं हमारी नहरों पर और नहरों की बंदिश के हवाले से। बिल्कुल, इसमें जो काश्तकार है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। जैसा आपने कहा कि इसका भारत के साथ क्या असर हो सकता है, असल में सर मेरे नज़दीक अगर आपका हमसाया कम ज़र्फ़ हो और वो अखलाकियात से आ रही हो, तो ये एक सारी ज़िंदगी का एक रोग बन जाता है, और हम उस सूरत हाल पर हैं कि बंदा अपना घर भी शिफ्ट नहीं कर सकता। हाँ, तो असल अलमिया तो ये है कि हम अपना हमसाया नहीं बदल मगर सकते। उसको जो है वो उसका सबक एक जो है वो उसको सिखाया जा सकता है, किसी बड़े थानेदार से रब्ता करके उसको जो है इसका सबक जो सिखाया जा सकता है। अच्छा सर, एक और इसमें ये है मैटर, बड़े थानेदार से रब्ता क्यों, हम अपने इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि खुद ही सबक सिखा हम सकते खुद हैं। सर बड़े थानेदार हैं ना जिससे। तो सर इसमें यह है कि जो हमारे अपने रिसोर्सेज हैं हम उसको भी सेव नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हमारे पास हुकूमत को चाहिए कि कम से कम और कुछ नहीं एक वक्फा ले लें, फिर यहीं से शुरू करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं सिंध तास माहदे पर और पानी रोके जाने की जो भारत की कोशिश है, हथकंडा है, उसके असरात पर और पाकिस्तान की तैयारियों पर। जुनैद अनवर, आप बता रहे थे कि वो बड़े थानेदार और छोटे थानेदार की बात कर रहे थे, तो भारत को सबक सिखाना जो है वो ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे अगर ये आलमी माहदों की खिलाफ वर्जी करता है और वो सारे आप जंग भी लड़ना चाहते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप इतना ही मुसर हैं कि जंग लड़नी है तो हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम वो जो दुनिया ने कवानीन बना रखे हैं उनका तो एहतराम होना चाहिए, लेकिन वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल दुरुस्त बात है सर। मैं ये कह रहा था कि हमें जो अपने रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर भी कुछ गौर करना चाहिए कि हमारा एक जब हमारे पास पानी वाफर होता है, हमारे पास स्टोर करने की जगह नहीं है, उसको हम जो है वो समंदर में फेंक देते हैं। हमारे काश्तकारों को भी इस हवाले से सोचना चाहिए कि दुनिया के अंदर जहाँ जदीद काश्तकारी हो रही है वहाँ बारिशी पानी को भी स्टोर करने के लिए इंतज़ामात मौजूद है। वहाँ पर अगर नहरी पानी ज़्यादा है और आपके पास आ गया तो उसको स्टोर करने के लिए भी मौजूद है। लोगों ने अंडरग्राउंड जो है वो ज़ेरे आब जो है वो आपको स्टोर करने के लिए चीज़ें बनाई हुई हैं। हमारे पास बारिश ज़्यादा आती है, हमारा पानी समंदर में चला जाता है, हमारे पास कोई नहीं है। हम अभी तक डैम्स बनाने में जो है वो नाकाम दिखाई देते हैं। हम उसको, और हमारी जो भी सरकार आती है, चूँकि मुल्क 70% एग्रीकल्चर पे चलता है, कोई भी सरकार जो है वो कम से कम 30 से 40 साल का जो है एक एग्रीकल्चर प्लान होना चाहिए पानी का, और कुछ नहीं, अगर कम से कम 10 साल का या 5 साल का तो एक ऐसा प्लान हो जो एग्रीकल्चर बेस हो कि हमने पानी को किस तरह स्टोर करना है, हमने अपने काश्तकार को किस तरह खुशहाल करना है, हमने अपनी जो क्रॉप्स हैं उनको बेहतर किस तरह मैनेज करना है। अगर हम अपनी मैनेजमेंट को बेहतर कर लें, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको बेहतर कर लें, काश्तकार को एतमाद में ले लें, रेट अच्छा दे दें, उसके लिए जो है इनपुट्स जो है वो सस्ती और अच्छी कर दें, तो भी सर हम इस जंगी सूरत हाल के अंदर और इस मुश्किल तरीन वक्त के अंदर बेहतरीन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये जो भारत हमें धमकियाँ दे रहा है कि आपकी खुराक बंद कर देंगे, टमाटर बंद कर देंगे, प्याज बंद कर देंगे, उसके कोई असरात मुरतब होते नज़र आ रहे हैं कि ऐसा कुछ है, कोई इसमें हकीकत में भी कुछ हमें कोई मुश्किल होगी? अच्छा, इसमें सर मैं देखता हूँ कि पहली दफ़ा कि 1% भी ऐसी सूरत है। जब कोरोना आया था हमने देखा था कि लोगों ने अपने घरों के अंदर राशन स्टोर करना शुरू कर दिया था। जब कोई और कोई प्रॉब्लम आता है तो लोग सबसे पहले दौड़ते हैं कि गंदम इकट्ठी की जाए, घी इकट्ठा किया जाए और उसको घर में स्टोर किया जाए। आप चले जाए बाज़ारों के अंदर, आपको रोटी कोई पैनिक है ही नहीं हमारे यहाँ सिचुएशन। हमारे यहाँ गंदम की कीमत हमारे यहाँ किसी चीज़ का 1 रुपया भी जो रेट है वो जंगी सूरत हाल की वजह से नहीं बढ़ा। घी भी उसी रेट पर दस्तयाब है और वो क्या कहते हैं हर चीज़ दस्तयाब है, ख़रीदार नहीं खरीदा, मतलब लोग अपनी रूटीन के मुताबिक ले रहे हैं। तो ये जो खुराक की सूरत हाल है, ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 1 महीना पहले भी प्याज जो है वो 40 रुपये था, कल जो है वो 30 रुपये और आज 25 रुपये पे प्याज आया है। मतलब सूरत हाल ये है। टमाटर जो है 30 रुपये पे था, आज 20 रुपये और 25 रुपये में जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। तो ये सूरत हाल है। और घी के अंदर भी देखने में आ रहा है कि 7-8 रुपये का
बल्कि फ़र्क आया है कि नीचे जो है वो घी आया है। तो खुराक के हवाले से तो कोई खदशा नहीं है खुद कफील और हमें भी है, घबराने कोई की ज़रूरत खतरा भी नहीं है कोई कि अगर घबराने भारत की ये ज़रूरत धमकी भी नहीं देता है। पाकिस्तान का किसान अल्लाह करे वो खुशहाल रहे और वो सलामत रहे, तो वो इस कौम को जो है वो भूखा नहीं मरने देता है। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये तो आपने अच्छी बात की है और ये बड़ा हौसला अफजा बात है, क्योंकि दुनिया में जो अब मंजर बनना शुरू हो गया है उसमें फूड सिक्योरिटी एक बड़े मसले के तौर पर उभर रही है। और अगर हम खुराक में खुद कफालत रखते हैं और इतना हमारे पास है कि हम अपने आबादी को खिला पिला सकते हैं, तो फिर परेशानी की कोई बात नहीं है। वो कहते नहीं है कि जिहदे घर दाने उहदे कमले भी सियाने, तो हम कमले भी हुए, अगर दाने पड़े हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक तो ये है कि हम रिजर्वायर की बात करते हैं कि ये रिजर्वायर बनने चाहिए, लेकिन क्या इसके लिए कोई हम तैयारी भी कर रहे हैं? देखिए, एक तो प्रपोज़ था, दयामीर प्रपोज़ था, चलो उस पर हमने काम शुरू करवा दिया, ठीक है। कालाबाग का लगता है कि चैप्टर क्लोज़ ही हो गया, वो इतना मुतनाज़ा हो गया कि उस पर हमने खामोशी इख्तियार कर ली है। बाकी कहीं फिजिबिलिटी, कुछ स्टडी, कुछ होता नज़र आ रहा है? देखिए ना, आप अचानक तो फैसला नहीं करके शुरू कर सकते, कहीं कोई आपको बैसियत इंजीनियर को तैयारी नज़र आती है? देखें, जहाँ तक फिजिबिलिटी की बात है, असेसमेंट्स की बात है, तो हमारे पास बहुत अच्छा डाटा है कि कहाँ हमारे पास अच्छी लोकेशंस हैं, कहाँ हमारे पास पोटेंशियल है। लेकिन मैं एक बात जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि मैं कालाबाग डैम की लोकेशन की फेवर में हूँ। उसकी वजह ये है कि कालाबाग डैम से जस्ट पहले जो है दरिया काबुल दरिया सिंध को ज्वाइन करता है। अगर इससे हम ऊपर कहीं भी डैम बनाएंगे, हम काबुल रिवर को कैप्चर नहीं कर सकते। इसे नीचे बनाएंगे तो हमारे पास कोई फिजिबल लोकेशन नहीं है। तो बस पॉइंट ये है कि हमारे पास असेसमेंट्स हमने की हुई हैं, हमारे पास पोटेंशियल साइट्स भी हैं, बस हमारा जो फोकस है उस तरफ डाइवर्ट करने की हमारे जो जिनको हम रोदकोइयाँ कहते हैं या बारिशी, हाँ, हिल टॉरेंट्स जो है, बारिश की वजह से जो टॉरेंट्स हैं ये आते सैलाबी कैफियत पैदा हो जाती है वहाँ पर भी, तो इनको रोकने के लिए छोटे छोटे डैम्स, छोटी छोटी जो है ज़ख़ीरा वो बनाना ज़रूरी है। उस पर भी काम होना चाहिए आपकी नज़र में? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हम बड़े डैम्स के लिए अगर फ़िलहाल तैयार नहीं हैं या हमारे पास कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो पा रहा, तो हम हर लेवल पे इसको हर स्केल के ऊपर कोशिश कर सकते हैं और उसमें जो हिल टॉरेंट्स के पानी को अच्छा, उसमें मेरे ख्याल शायद वसाइल भी इतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी बिल्कुल बड़े डैम के लिए। वो कम्युनिटी बेस्ड होता है और लोग उसके डायरेक्ट बेनिफिशरीज होते हैं, तो वो खुद उसको सपोर्ट भी करते हैं, खुद ओन भी करते हैं। वो बहुत अच्छा आइडिया है। कोई सलमान का जो सारा रेंज है इसमें हमारे पास बड़ी हंड्रेड्स ऑफ साइट्स हैं जहाँ पर हम छोटे छोटे रिजर्वायर्स जो हैं बना सकते हैं, उस पानी को रोक सकते हैं अपने बाद में इस्तेमाल के लिए। आप अब सजेस्ट क्या करेंगे बतौर इंजीनियर, क्लाइमेटिक चेंजेस के एक्सपर्ट के? मतलब अगर हम इस सारी जो गुफ्तगू है इसका लुब्बे लुबाब निकालें, तो आपके पास क्या रिकमेंडेशंस होंगी हुकूमत के लिए भी और लोगों के लिए भी? देखिए, हुकूमत के लिए तो यही है कि वो इसके ऊपर कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ बनाएं, कोई मंसूबे बनाएं और पानी को जो है इसके रिजर्वायर की तरफ लेके जाएं, क्योंकि हम जो है इसी एक सूरत में ही हम पानी को यकीनी बना सकते हैं। जहाँ तक लोगों के लेवल की बात है, तो पानी को कम से कम इस्तेमाल करें। पानी को ये ना समझें कि हमारे पास ये जो है बेइंतहा या लामहदूद मिकदार में मौजूद है, बिल्कुल ऐसे नहीं है। मैं देख रहा था, मैं खुद भी एक फार्मर हूँ, तो अब जो सोलर ट्यूबवेल की इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें बूम आया है और उसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो उनको लग रहा है कि बस ये ट्यूबवेल लग गया है, इन्वेस्टमेंट हो गया, तो हम जितना पानी चाहे ले सकते हैं। तो पानी का लेवल बहुत क्विकली नीचे जा रहा है और पानी की क्वालिटी जो है चेंज हो रही है। तो हमें हर लेवल के ऊपर अपने घर से लेके अपने खेतों से लेके हमने एज बीइंग अ पाकिस्तानी, पहले ये जो हमने लाल पंप लगाए इन्होंने बड़ी बर्बादी की, बहुत तहाशा पानी पानी को हम रिसाइकिल करें। जो किचन का पानी है उसको हम घर की गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल करें। जो हमारे वज़ू का पानी है, जो सिंक का, जिसे हम ग्रे वाटर रिसाइकलिंग कहते हैं, जो कि इस्तेमाल हो सकता है, और पानी को हम कम से कम ज़िया करें अपने घरों के लेवल पे। और वो जो सिंक का पानी है, बेसन का पानी है, उसे हम जो है फ्लश के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन वो भी उसके लिए भी हम ताज़ा मीठा पानी जो है वो ज़ाया करते हैं। और जहाँ पर ज़्यादा बारिशें होती हैं वहाँ हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम लगाएं। उस पानी को इकट्ठा करके घरों की छतों से हम अपने घरों की कहीं ज़मीन में कोई ज़ेर ज़मीन टैंक बना के वहाँ स्टोर करें, फिर बाद में हम उसको इस्तेमाल करें। तो बहुत कुछ इसमें हो सकता है। मतलब इसमें मज़ीद हम जो है वो ताख़ीर नहीं कर सकते, हमें जागना पड़ेगा। टाइम नहीं है हमारे पास, हम जो है फॉरेस्टेशन दुश्मन भी तैयार बैठा है हमें, हमारे क्लाइमेट चेंज भी एक हमारा क्लाइमेटिक चेंज, दो बड़े दुश्मन जो है वो इस वक्त। जुनैद अनवर, आप बताइएगा कि आपके ज़हन में क्या सजेशंस हैं इस सारी सूरत हाल में? हमें हमारे काश्तकारों को क्या करना चाहिए, हमारी जो रियासत है, इदारे हैं, उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल, इसमें सर ये है कि हमें 3-4 पॉइंट्स है। सबसे पहले पानी को उसका इस्तेमाल, हमें अपने जो पानी के इस्तेमाल को है उसके मुख्तलिफ़ तरीके
जो है वो यूज़ करने चाहिए। ऐसे हमें ड्रॉप सिस्टम के तहत भी हम पानी का मतलब कम इस्तेमाल कर सकते हैं कि सिर्फ पौधे तक जो है वो जाए, ना कि पूरे रकबे को पानी लगे। एक तो ये इससे हम पानी का बहुत कम स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग, ड्रिप इरिगेशन, और इसकी इसको तरफ, हाँ। ड्रिपिंग, और इससे हम बहुत कम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर दूसरा ऐसा स्टोरेज के हवाले से कि कम से कम जो बड़े ज़िम्मेदार हैं उनको हुकूमती सतह पर भी पाबंद किया जाए कि वो पानी की स्टोरेज, ख़ास तौर पे जो बारिशी पानी है उसको स्टोर करने के हवाले से कोई प्लानिंग करें। अच्छा, तीसरा सर ये है कि हमें जो फसल में इस्तेमाल होने वाली इनपुट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मकामी सतह पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, ताकि उस पर अखराजात कम हो और उसके बाद जो काश्तकार को जब वो डिलीवर हो तो वो भी कम अखराजात में हो। तो ये चंद एक पॉइंट्स हैं जिसके हवाले से इसके ऊपर तो एक मुकम्मल एक और प्रोग्राम भी बनता है कि इसको हम डिस्कस करें और अपने काश्तकारों के साथ इसको रिलेट करें। तो हम इन पॉइंट्स पर अमल दरामद करने के बाद यकीनी तौर पर जो अपनी ज़राअत को बेहतर भी करेंगे और मजबूत भी बनाएंगे। ज़राअत मजबूत होगी तो मुल्क की रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होगी और मुल्क की माशी सूरत हाल भी जो मज़ीद मजबूत होगी। और हमें ख़ास तौर पर जब हम अपने सोर्सेज पर रिलाय कर रहे होंगे तो जो हमें ये अल्लाह की तरफ से जो गॉड गिफ्टेड और कुछ जो इर्द गिर्द इसके ऊपर दुश्मन नज़र रखे हुए हैं, तो इनको हासिल करने में भी हमें उस वक्त आसानी होगी जब हमारे अपने घर जो है वो दाने पहले से मौजूद होंगे और हम मजबूत होंगे, तो इसको ज़्यादा मजबूत तरीके से हम अपना जो केस है वो लड़ सकेंगे। ये डॉक्टर साहब, अब प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं। फूड सिक्योरिटी ज़ाहिर है पूरी दुनिया का एक बड़ा मसला बन रही है और एक बड़ा मसला बन के उभर रही है और शायद आइंदा दिनों में, ये आइंदा सालों में मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो जाए। पाकिस्तान को अगर आप देखें, ये दोनों दुश्मन क्लाइमेटिक चेंजेस भी सामने रखे और ये भारत के जो इक़दामात हैं इनको भी सामने रखे, तो हमें इस फूड सिक्योरिटी से या इनसिक्योरिटी से पाकिस्तान को बहैसियत रियासत परेशान होने की ज़रूरत है, या मौजूदा वसाइल हमें कोई फ़ौरी मुश्किल की तरफ नहीं लेके जा सकते? मैं जस्ट एक कमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ जुनैद के कमेंट के हिसाब से। जब वो कह रहे थे कि हम स्टोरेज बनाएं काश्तकार भी, तो वो हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए काम कर सकते हैं कि पानी को जो है कोशिश करें बारिश के पानी को इकट्ठा करें और जाके ज़मीन के पानी को ज्वाइन करें और हम उसको बाद में पंप करें। बाकी इस क्वेश्चन के हवाले से पाकिस्तान को सिर्फ प्लानिंग करने की ज़रूरत है। हमारे पास बहुत अच्छे लैंड रिसोर्सेज हैं, हमारी ज़मीन बहुत सरखेज़ है, हमारे पास पानी है, हमारा काश्तकार बहुत मेहनती है, सिर्फ प्लानिंग की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की जब गंदम है या सब्जियां जो थी हम इतनी सरप्लस ग्रो कर देते हैं कि फिर वो हमारे जानवर भी नहीं खा रहे होते, और कुछ चीज़ों में हम बड़े डेफिशिएंट होते हैं, वो हमारे पास चीज़ें होती ही नहीं हैं। तो प्लानिंग करें, देखें हमारी जो नीड्स हैं उस हिसाब से जोनिंग करें कि इस एरिया में इतनी अगर क्रॉप हो हम सकती है अच्छे इक़दाम कर लेते हैं तो फिर हमें घबराने की कोई जी ज़रूरत नहीं। इस बिल्कुल नहीं है। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, हमने बात की है सिंध-तास माहदे पर भारत की तरफ से जो इक़दाम किए गए हैं। सिंध-तास माहदा मुअत्तल किया गया है, पानी रोकने की बातें हो रही हैं और पानी को एक एक बूंद जो है वो इस तरह रोकने की बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ धकेला जाए। तो कैसे हम इससे निपटेंगे, इस पर बात की है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।